नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में गोवर्धन राठी हॉस्पिटल के संचालक नूतन बल्लभ राठी जी मौजूद हैं। इनकी खासियत ये है, ये मरीजों का इलाज करने के साथ-साथ ऐसी काउंसलिंग करते हैं कि मरीज आधे से अधिक तुरंत ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपके परिवार में, पूरे राठी फैमिली में कुल कितने डॉक्टर हैं और कब से हैं? इसके बारे में कुछ बताइए। ये चिकित्सा क्षेत्र में सेवा करने का जो कार्य है, ये हमको पिछली पीढ़ी से मिला है। मेरे फादर जो एक बीएमएस डॉक्टर थे, वो करीब से 1977 से आज तक चिकित्सा सेवाएँ प्रदत्त कर रहे हैं। बचपन से ही फादर को देख के बड़े हुए हैं और शुरू में वो हमारा जो नेटिव प्लेस है शिवपुरी, ग्वालियर 7-8 साल वहाँ सेवाएँ देने के पश्चात बैतूल में उनका ट्रांसफ़र हुआ और बैतूल में भी छोटी-सी जगह केरपानी, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई। उस समय हम देखते थे कि केरपानी से लेके मतलब भैंसदेही से लेके इधर बैतूल तक और उधर चिचोली भीमपुर से टाऊँगा, सैलगाँ कोई भी डॉक्टर उस समय काफ़ी कम डॉक्टर्स हुआ करते थे। तो पापा को वो देखते हुए काफ़ी कुछ सीखा और उसी तारतम्य में पीएमटी करने गए, तो मैं सेलेक्ट हो गया, तो मैं फिजिशियन बना। मेरे छोटे भाई भी, वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नितिन राठी, वो हड्डी के विशेषज्ञ हैं। फिर मेरी छोटी बहन भी है जो भोपाल में प्रोफ़ेसर है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में और हम दोनों की पत्नियाँ, नितिन की पत्नी दीप्ति राठी वो गायनेकोलॉजिस्ट है और मेरी पत्नी स्मिता राठी वो पैथोलॉजिस्ट है। हमारे 2 कज़िन ब्रदर भी डॉक्टर हैं, जो पिपरिया में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और लाइन से हम लोग एक ही रूम में रह के पीएमटी पे 1 साल एक भाई, दूसरे साल दूसरा भाई, ऐसे करके परिवार में 6-7 डॉक्टर अभी हैं और सभी अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं। जैसे आपके हॉस्पिटल का नाम है गोवर्धन, है ना? जी, और आपका पूरा परिवार भी कृष्ण भक्त है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। और भगवान कृष्ण को जो भोग बनता है, उसके लिए रसोई भी एक अलग से है। क्या क्या है क्या ये? इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आप कह सकते हैं कि आपका कल्चर, आपके पूर्वज आपको क्या देके गए, वही है। 200 सालों से हमारे यहाँ ठाकुर जी की सेवा हम ठाकुर जी बोलते हैं, अच्छा। उनको ठाकुर जी मीन्स बाल स्वरूप, कृष्ण हाँ, भगवान का बाल स्वरूप। तो 3 स्वरूप करीब 200 साल से हमारे यहाँ सेवा ऐसे होते आ रही बड़ी है। बात। पहले शिवपुरी में था, फिर एट द एंड पापा को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ठाकुर जी आज हमारी फैमिली में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेवा का भाव जिसमें 7 टाइम की सेवा होती है, सुबह बच्चे को जगाना, हाँ, फिर उनका प्यार करना, दूध पिलाना, घूमने जाने के लिए होता है, फिर राजभोग होते हैं जिसमें उनका भोजन होता है, ये सब अलग किचन में बनता है। मुझे लगता है परिवार में इससे होने से हम लोग अपने अध्यात्म से जुड़े हैं और बड़ा सामंजस्य का माहौल रहता है, एक धैर्य, एक विनम्रता, ये इन आध्यात्मिक चीज़ों से आती है और जहाँ तक सवाल है अलग से भोग बनने का, तो उसमें शायद मुझे जो लगता है कि विनम्रता बनी रहे और साथ में स्वच्छता भी बनी रहे और यही भोजन हम लंच के रूप में प्रसाद लेके ही करते हैं। आज भी भगवान की कृपा से वो परंपरा चालू है। और वर्ष में एक बार आप बहुत ही शानदार तरीके से अन्नकूट का आयोजन भी करते हैं, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक अपने इष्ट मित्र, परिचितों, दोस्तों सबको आप बुलाते भी हैं। ये भी आयोजन आप बहुत अच्छे से करते हैं। जी, भावना यही रहती है, हमारे लिए तो ईश्वर हमारे माँ-बाप हैं। पापा ने कुछ परिपाटी शुरू की, कुछ कारणों से पीछे 3-4 साल से हम वो नहीं कर पाए थे। तो एक तो उससे सामाजिक मेल-जुलाव भी हो जाता है, कई लोगों से मिल नहीं पाते कई समय तक और दूसरी भावना ईश्वर पे अटूट विश्वास तो है ही और तीसरा पापा-मम्मी हमारे पसंद करते हैं, तो इसीलिए वो भावना से हम ये आयोजन करते हैं। बैतूल शहर में आपका एक शानदार हॉस्पिटल है और आप एक नया हॉस्पिटल भी बनाने वाले हैं। वर्तमान जो हॉस्पिटल है, इसमें कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं? और जो नया हॉस्पिटल बनेगा, इसमें और क्या-क्या बढ़ोतरी होंगी? इसके बारे में बताइए। जैसे कि आप कार्य कर रहे हैं पहले प्रिंट पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया था, अब आप समय के साथ अपडेट। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपडेट हो रहे हैं। ये झील
जैसे अपना वार्तालाप हुआ, हमेशा रहनी चाहिए। मुझे ईश्वर ने डॉक्टर बनाया है, मेरी भावना हमेशा ये रहती है कि बैतूल में कितनी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा पाऊं, मेरे जो भी कर्म हो उससे। उसी तारतम्य में हमने एक छोटा हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, जो अभी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, तो हमारे यहाँ गायनी से रिलेटेड जो सिंपल सीजरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, बाकी के जो ओपीडीज, पर जो स्पेसिफिक है वो ये है कि कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उसको हम डील करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आईसीयू है, ब्लड बैंक है, तो ये गायनी की सुविधा है। क्रिटिकल केयर में हम अच्छा आईसीयू कोशिश करते हैं कि नागपुर की तर्ज पे दी जाए, जिसमें पॉइजनिंग, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, मल्टी ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही क्रिटिकल मरीजों के लिए वो सुविधा उपलब्ध है। ऑर्थोपेडिक्स में नॉर्मल हड्डी के ऑपरेशन तो हमारे यहाँ होते ही होते हैं, पर अभी हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और ऑर्थोस्कोपी वगैरह भी शुरू किया है। उसी प्रकार पैथोलॉजी के अंदर हम लोग पैथोलॉजी लैब, साथ में जो स्पेसिफिक है, जो यूनिक है, एफएनएसी की सुविधा बैतूल को दी है, जिससे कैंसर की जांच होती है। वो सुविधा हम ही लोग पहली बार दे पाए हैं। और दूसरा, एक ब्लड बैंक भी हम सामाजिक उसके लिए कोशिश करते हैं कि चलाएं, उससे काफी क्रिटिकल मरीजों को तुरंत सुविधा मिल जाती है और रास्ते की जो डेथ होती थी वो नहीं होती। इसके अलावा हमारे यहाँ सर्जरीज सारी हो जाती हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, कोलिसिस्टेक्टॉमी, सुपर स्पेशलिटी में हम पथरियों के ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जिसमें यूरोलॉजी में प्रोस्टेट का ऑपरेशन, पथरी का ऑपरेशन, ये सारा यूरोलॉजिस्ट आके करते हैं। पहले इनिशियली मेरे को एक बड़ा वो रहता था कि सुविधाएं यहीं मिले मरीजों को, तो हम न्यूरो सर्जरी भी बैतूल में किए हैं, क्योंकि मरीज के पास इतना समय नहीं था कि वो वहां जाके रास्ते में ही हो जाता, इसलिए न्यूरो सर्जरी भी हमारे यहाँ हुई है। जहां तक नए अस्पताल का सवाल है, मन में यही है कि एक कदम और आगे बैतूल को एक हाई क्लास आईसीयू, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिले, मरीज को छोटी छोटी चीजों के लिए नागपुर नहीं जाना पड़े। इसी उद्देश्य से सुविधाओं को और अच्छा बनाकर अच्छा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने का मन है। देखिए ईश्वर करते हैं। तो उसके प्रयास जारी है। जय जय। आपके पापा ने की एक मेरे को शब्द याद आ रहा है पापा जी का, आपका जब हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि मेरा बरसों का सपना था कि मैं बैतूल वालों को नागपुर की सुविधा उपलब्ध कराऊं। शायद आप उनका सपना साकार करने की ओर अग्रसर हो, या काफी हद तक आपने साकार कर दिया। मुझे लगता है कि बच्चे में वो देख देख के 24 घंटे में गुण आते हैं अपने परिवार के, तो वही देख देख के उनको भी एक झील थी। वो बिल्कुल बेसिक से शुरू किए, हम लोगों को पढ़ाए, अकेले 4 बच्चों को, सबको डॉक्टर बनने की प्रेरणा उनने दी। और उन्हीं के सपनों को, इसीलिए हमारे हॉस्पिटल का नाम भी गोवर्धन नाम है, मेरे पापा का नाम भी गोवर्धन है और भगवान का नाम भी गोवर्धन होता है। इसी भाव से वो हॉस्पिटल का नाम हम लोग रखे। जैसे आपके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि चाहे रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, एनी टाइम, जब भी फोन करो आप तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हो 10 या 15 मिनट के अंतराल में। तो सोते कब हो आप? ये है कि एक डॉक्टर की समाज में बड़े रिस्पेक्ट होती है, समाज बहुत कुछ देता है डॉक्टर, और यदि आपने वो प्रोफेशन चूज किया है तो आपको भी समाज को देना देना आप अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सबको कॉम्प्रोमाइज करके आपके पास एक मरीज बड़े आशा से आता है। और एक अच्छे डॉक्टर को आत्मसंतुष्टि तब मिलती है शुक्ला जी, जब मरीज खुश होके, हंस के, बिल्कुल दुआ देके जाता है। उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं हो सकता, वो पैसों से नहीं तोला जा सकता। दूसरा, अब बचपन से देखा पापा भागते थे, तो वो शायद आ गया। तीसरा, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, ये 3-3 दिन की ड्यूटी लगती है, हमको हॉस्पिटल के अंदर ही सोना है, वहीं पे खाना है। तो शायद वो ट्रेनिंग का भी असर, और मुझे लगता है ये सभी जितने क्लिनिशियन है और क्रिटिकल केयर में काम करते हैं, ये पहला लक्षण है जो क्रिटिकल केयर वाले डॉक्टर्स में सभी में होता है शायद। आपने एक नया सेंटर भी खोला है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये आपका पर्सनल है या आपने कोई सहयोग से किया है? ये इसके बारे में बताइए ना, क्या क्या है उसमें सुविधाएं? जैसा कि मैंने बताया कि मन में हमेशा रहता है कुछ नई चीज करें। एमआरआई सेंटर खोलना एक बड़ा टास्क, क्योंकि उसका सर्वाइवल मेंटेनेंस करना बैतूल जैसी छोटी जगह में
ऑल्दो एमआरआई सेंटर और भी हैं, पर ये 1.5 अत्याधुनिक मशीन है जी। जो काफी कॉस्टली भी है और उसका मेंटेनेंस एक्चुअली बहुत ज्यादा है। तो ये मन में था ही, पर इसमें मेन जो रोल है वो डॉक्टर प्रीतम सिंह कुमरे और डॉक्टर सतीश रघुवंशी, जो कि दोनों रेडियोलॉजिस्ट हैं और टेक्निकली उस फील्ड के बारे में मेरे से बेहतर जानते हैं। जानते हैं। मैं उनके सहयोग से ही संभव हो पाया। और 1.5 टेस्ला एमआरआई आने से जो जांचें पहले बैतूल में नहीं हो पाती थी, अब बहुत सारी जांचें जैसे कि फिस्टुलोग्राम हो गया, दिमाग की एंजियोग्राफी हो गई, एमआरसीपी हो गया, जिसके लिए मरीज को नागपुर जाना पड़ता था। जांच से ज्यादा तो उसका खर्चा आने जाने में हो जाता था। दूसरा, जैसे पैरालिसिस का मरीज होता है, यदि तुरंत पता लग जाए विद इन आवर्स, तो अभी ट्रीटमेंट 3 घंटे के अंदर इतना अच्छा हो सकता है कि मरीज का पूरा पैरालिसिस रिजॉल्व हो सकता है। इन सब सुविधाओं के आने से ये जो इमीडिएट सर्विसेज मिल जाती है, नहीं तो 3 घंटा तो मरीज नागपुर जाके वो थेरेपी ले ही नहीं पाता। मर्जी पकड़ में आ जाता है तुरंत, अपने तुरंत आ जाता है और उसका आना जाना पैसा सब कुछ बचता है। उसी भाव से ये एमआरआई सेंटर शुरू किया है। और जहां तक बात है आयुष्मान की, वो अभी हम प्रोसेस में है कि सबको सुविधाएं मिले, सस्ती सुविधाएं मिले, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो इसलिए अभी फुलफिल होने के बाद शायद वो सुविधा दे। जैसे आप जिला अस्पताल में भी काफी समय तक के रहे, जी, है ना, अपनी मुलाकात भी होते रहती थी वहां जी। पर। वर्तमान स्थिति ये है कि वहां करोड़ों रुपए के भवन बना दिए हैं और कुछ लाखों रुपए की मशीनें भी आ गई है, लेकिन आप और हम देखते हैं कि स्पेलिस्टों का टोटा है वहां पर। स्पेलिस्ट क्या, एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं है, क्योंकि आप एक डॉक्टर है। इसको किस दिशा में देखते हैं आप, क्या होना चाहिए? इसे भवन बनाने से ही इलाज हो जाएगा? जब मैं जिला अस्पताल में था 2008-9 में, तब पुराना अस्पताल था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सीमित था और साथ में डॉक्टरों की भी तब भी कमी थी। हम लोग उस समय 8-8, 10-10 नाइट ड्यूटी करते थे, दूसरे दिन ओपीडी आके भी देखते थे, तो लगभग 24-24 घंटे की ड्यूटी, 8, 10, 15 डॉक्टर हार्डली पूरा अस्पताल संभालते थे। हाँ, ये बात आपका कहना ठीक है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, वाकई में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। अभी जो नया अस्पताल देखते हैं, तो उसके साथ स्पेशलिस्ट का तो होना जरूरी है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन सरकार का ये प्रयास कि कम से कम पहला स्टेप तो उन्होंने लिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अब धीरे धीरे सरकार को ये करना चाहिए, और मुझे लगता है कर रही है सरकार, कि डॉक्टरों को अच्छी भर्ती प्रक्रिया हो, अच्छी सैलरी हो, एक सुरक्षा पूर्ण वातावरण मिले, और उनको रहने की व्यवस्था अच्छी हो, उनके एकेडमिक शैक्षणिक व्यवस्था भी हो। तो मुझे अब लगता है यदि ये सब करेगी गवर्नमेंट, तो यंग डॉक्टर बैतूल जैसी जगह में रुकेंगे और अपना जिला अस्पताल नई ऊंचाइयों को छुएगा, और उम्मीद है कि ये होगा। जैसे एक मामला आया था परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी का, कि जिन्होंने अपने क्लिनिक से कुछ दवाएं लिखी थी जिससे बहुत सारे बच्चों की मौत हो गई थी। यह घटना सार्वजनिक भी हुई थी। डॉक्टर सोनी के पक्ष में बैतूल में भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था। मैक्सिमम डॉक्टरों ने, आपकी यूनियन या जो भी कुछ है उसके बैनर तले। क्या आपको लगता है ये सही था? बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और उन्होंने कबूला भी है इस चीज को। ये हमारे लिए बड़ा ऐसा पहलू था, क्योंकि हम एक डॉक्टर हैं, एक पेशा डॉक्टर का है, पर हमारा एक परिवार भी है। जैसे आपका एज ए पत्रकार एक समुदाय होता है, परिवार होता है, तो हमारे मन में एक चीज हमेशा खटकती है कि भाई किसी डॉक्टर के साथ कुछ हुआ है, तो उसमें एक तो प्रक्रिया, जो न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी हो, जांच अच्छे से हो, ये हमेशा मन में रहता है। और दूसरा पहलू ये रहता है कि किसी ईमानदार डॉक्टर के साथ कुछ अन्याय ना हो जाए। इसी विचार को लेके हम उस समय गए थे, पर हमारा यही था कि भाई जो जांच प्रक्रिया है वो न्यायिक हो और पारदर्शी हो, ताकि यदि वो डॉक्टर है दोषी तो डेफिनेटली उसको सजा मिलनी चाहिए। पर इसमें दूसरा पहलू ये भी था कि दवाई जो कि कहीं बनती है, उसका क्वालिटी कंट्रोल कहीं चेक होता है, वहां पे भी गड़बड़ियां थी। वहां क्या हो रहा था, वहां पे भी क्या होना चाहिए, ये भी चेक होना चाहिए। हमारा जाने का मकसद यही था। डॉक्टर योगेश पंडागरे, डॉक्टर एमडी मेडिसिन, जी जी जी, उनके विधायक बनने के बाद भाजपा और कांग्रेस से जुड़ के बहुत सारे डॉक्टरों के मन में ये लड्डू फूटने लग गए हैं कि शायद हम भी विधायक बन जाते जी। अगर विधायक बन भी जाए तो डॉक्टरी पेशा और एमएलए होना, दोनों की कार्य प्रणाली में कैसे न्याय कर पाएंगे वो? इसके, और चूंकि आप भी एक डॉक्टर हो जी, तो इसके बारे में आपकी व्यक्तिगत क्या राय है?
ये बात सही है कि कोई डॉक्टर यदि राजनीति में आता है, जो स्वास्थ्य नीति को भी समझता है और जन सेवा की भावना तो डॉक्टर के अंदर मुझे लगता रहती है और इतना उसका जनरल पब्लिक से कम्युनिकेशन रहता है, रोज 50-100 पेशेंट देखता है, तो वो नॉर्मल जो समुदाय होता है उसको बहुत करीब से जानता है। तो एक डॉक्टर यदि राजनीति में आता है तो राजनीति के लिए बड़ा सकारात्मक, क्योंकि दूसरे लोगों से वो न्याय प्रक्रिया, पॉलिसीज, जनरल पब्लिक, ये इसमें उसकी नॉलेज दूसरे नॉर्मल आदमी से मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा होती है। पर हाँ, दूसरा पहलू भी आपका कहना एकदम ठीक है कि दोनों पेशों के साथ न्याय करना ये बहुत मुश्किल है। पर अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है, दूसरा टीम बन गई है। पहले अकेला डॉक्टर एक वो चलाता था, ये बहुत मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है दोनों राजनीति और चिकित्सीय पेशे के साथ न्याय करना। पर डॉक्टर पंडागरे ने इसको साबित किया है, 7 साल से साबित किया है और मेरा यही मानना है कि उनने साबित किया है, उसी से प्रोत्साहित होकर बाकी के डॉक्टर भी सोचने लगे। नहीं तो पहले विधायक बन जाए। हम भी, क्योंकि उनने एक रास्ता दिखाया कि दोनों चीजें संभव है। यदि टेक्नोलॉजी और टीम का उपयोग करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर वहां पे भी अच्छा राजनीतिक और समाज सेवी बन सकते। जैसे कोविड-19 आया, सब जगह मौत की खबरें आ रही थी। उस समय आपके संस्थान पे भी कुछ आरोप लगे थे। सत्यता क्या थी? कोविड ऐसी आपदा थी भैया, जिसमें चाहे वो डॉक्टर, चाहे वो मरीज हो या प्रशासन, सबने अपनी सीमाओं से बाहर जाके काम, सीमित संसाधन, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी, समाज के अंदर भारी तनावपूर्ण माहौल, अनिश्चितता का माहौल, कहाँ डेथ हो रही है। जब ऐसी अनिश्चितता होती है संजय भैया, तो अफवाहें फैलना, हाँ। आरोप लगना, ये बहुत कॉमन बात है। और सबसे बड़ी बात होती है कम्युनिकेशन गैप। वो उस परिस्थिति में जब बहुत बिजी होते हैं तो ऐसा हो जाता है। हमने उस समय जो भी आरोप थे उसका पेपर प्रस्तुत किए, कोई भी आरोप साबित नहीं था, सब निराधार थे। दूसरा बड़ी बात ये थी कि किसी मरीज ने हम पे आरोप नहीं लगा। ये पहलू हमको यानी अपनी उपलब्धि जी, और कुछ पर्सनल हुए जिसको हमने कम्युनिकेशन गैप था, हम जाके कम्युनिकेट किए तो गलतफहमियां थी जो, लेकिन इसका पहलू ये था कि ये हमको थोड़ा डीमोटिवेट भी करता। दूसरा पहलू कैसा है, हम 2 महीने तक लगातार 24/7 हमने काम किया। हम लगभग 6-7 हजार मरीजों का इलाज किया। मैं मेरे परिवार से आइसोलेट रहता था 2 महीने। मेरे 25 से 30 लोगों की टीम वहीं खाती थी, वहीं रहती थी, अपने परिवार से अलग थी। हमारा मोर्टेलिटी रेट सबसे कम था। हमने सबसे ज्यादा मरीज सही किए। हमारे पास एक भी मरीज बिना ऑक्सीजन का नहीं था। इतनी सारी बातें। और उसके बाद ये जो पहलू होते हैं, जब अभी पेशेंट आता है, बोलता है साहब आपने 4 साल पहले हमको ठीक किया था, आपके कारण हम बच गए। तो ये जो थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन है, ये मरीज जब ये तारीफ करता है तो प्रोत्साहन इस चीज को धूमिल कर देता है और उस प्रोत्साहन से फिर जज्बा शुरू होता है कि आगे कुछ करना। मतलब आप मानते हो कि जो जिंदा है निंदा उसी की होगी। बिल्कुल, आप कुछ करेंगे और बड़ा करेंगे तो थोड़े साइड इफेक्ट आएंगे। एक और आरोप लगता है, आप पे ही नहीं, डॉक्टर बिरादरी की बात कर रहा हूं, ये कंपनी विशेष की कमीशन के चक्कर में दवाएं लिखते हैं और बाद में वो कंपनी डॉक्टरों को विदेश यात्रा कराती है। इसमें कितनी सच्चाई है? जहां तक मैं जानता हूं लोगों को, अधिकतर डॉक्टर मरीज की जरूरत के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से दवाइयां लिखते हैं। एक आध अपवाद हो सकता है, पर उस कारण सारे अच्छा काम करने वाले डॉक्टरों पे मुझे लगता है आरोप उचित नहीं है। हाँ, पर इसमें सिस्टम को सुधारना चाहिए। उसके लिए पारदर्शिता रखना चाहिए, मरीज को जेनरिक दवाइयां लिखना चाहिए और उसको विकल्प देना चाहिए कि भाई आप वैकल्पिक है, कहीं से भी लीजिए। और सरकार इस क्षेत्र में शुक्ला जी प्रयास भी कर रही है, जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और सरकार का अच्छा व्यू है, काम कर रही है। हमारे एथिक्स डॉक्टर्स को हमेशा एथिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसको बना के रखना। क्या आप मानते हो कि वर्तमान जो दौर चल रहा है उसमें चिकित्सा धर्म नहीं अब व्यवसाय बन गया? आज हॉस्पिटल चलाने के लिए बड़े संसाधनों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैन पावर की जरूरत पड़ती है, तो बड़ा खर्चा आता है उसमें। तो व्यावसायिक पहलू से मैं इनकार नहीं करता।
पर आज भी किसी चिकित्सक का धर्म मानव सेवा, मरीज की सेवा ही है। मैं इस चीज में देखता हूँ आपका कहना एकदम ठीक है, पर जहां पे छोटी जगह खासतौर से अपने यहाँ ये मानवीय पहलू हमेशा रहता है डॉक्टर। धीरे धीरे कल्चर कॉर्पोरेट होता जा रहा है। बड़ी जगह में आप देखेंगे हैदराबाद में 5,000 हॉस्पिटल बंद हुए हैं जो डॉक्टर रन करते हैं। जब वो कॉर्पोरेट आता है तो उसका व्यावसायिक पहलू रहता है, उसके अंदर चिकित्सा धर्म कहाँ रहेगा। लेकिन यदि कोई हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में डॉक्टर इन्वॉल्व है तो वहां चिकित्सा धर्म हमेशा रहेगा। पहली खुशी डॉक्टर की मरीज का स्वास्थ्य, मरीज की खुशी है। तो मेरा मानना है कि डॉक्टर तो अभी भी चिकित्सा धर्म का पालन। आपके बारे में एक और चीज कही जाती है कि जब भी मरीज आपके पास आता, आप काउंसलिंग उसकी बेहतरीन तरीके से करते, जिससे मरीज दवा से कम पहले ही आधा ठीक हो जाता है। हर मरीज के साथ में ये होता है या कुछ विशेष लोगों के साथ में ये होता है? इसके बारे में बताइए। मुझे ये लगता है कि चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी, जितनी दवाइयाँ और टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, उतनी ही काउंसलिंग ज़रूरी है। काउंसलिंग जरूर। काउंसलिंग अहम पहलू है चिकित्सा का, क्योंकि काउंसलिंग से आप मरीज को उसकी बीमारी के बारे में बता पाते हो। काउंसलिंग से आप जो उसको दे रहे हो, क्या लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, वो बता पाते हो। काउंसलिंग परिवार की भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बड़ी छोटी-सी बीमारी समाज हौवा बना देता है, बड़ी गलतफ़हमियाँ रहती हैं। काउंसलिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और जब आप एक पेशेंट से बात करते हो, तो उसका विश्वास डेवलप करते हो। आपसी बातों से वो विश्वास होता है, उसको कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है कि मेरी बीमारी सही हो जाएगी। जब ये काउंसलिंग अच्छे से होती है, एक संवेदनशीलता के साथ डॉक्टर करता है, तो हमारी मरीज का जो बीमारी है, उसके रिजल्ट अच्छे और प्रभावी आते हैं। मुझे लगता है एक डॉक्टर के अंदर ये संवेदनशीलता, एक सहजता और संवाद, ये होना ही चाहिए, तभी वह अच्छा डॉक्टर होगा। आपने भी देखा होगा, चूंकि आप डॉक्टर ही हो, जब मरीज का डिस्चार्ज होता है उसके बिल के भुगतान के लिए लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि आपने कई बार लोगों के बिल कम कर दिए हैं। तो इसके पीछे क्या पुण्य कमाना आपका उद्देश्य है, मानवता है, इंसानियत है, या आपकी जो पुरखों की आपने बताई कि ठाकुर जी का आशीर्वाद है? क्या कारण मानते हैं भैया, इसको? किसी भी चीज में आप जब समय के साथ काम करते हो तो एक मैच्योरिटी आती है। हमारे पापा बोलते थे शुरू से ही मेरे को, नितिन, कि भाई मरीज कुछ देखे नहीं देखे जाए चलेगा, वो अनुभव तो जरूर आपको देखेगा। हाँ। कई बार मैं देखता था कि खेड़ी में प्रैक्टिस करते थे पापा, तो कोई सब्जी दे जाता। बेसिक पहलू ये है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को ईश्वर ने डॉक्टर बनाया। मेरा ऐसा फोकस व्यू रहता है कि भाई कितनी चिकित्सा सुविधाएं मिल जाएं, किसी मरीज को बिना इलाज कोशिश करते नहीं जाने दिया। वही पहलू रहता है कि कोई मरीज यदि थोड़े से पैसों के चक्कर में इलाज नहीं करवा पा रहा, तो हम थोड़ा बहुत, यदि वो जेन्युइन है तो हम कोशिश करके उसका इलाज हो जाए। कंसीडर कर कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि भाई हम नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा, तब भी हम दूसरे डॉक्टरों से, जैसे जिला चिकित्सालय में किसी को हड्डी का तो डॉक्टर पद्माकर से बात कर ली। ऐसे अपनी कम्युनिटी में बात करके हमेशा कोशिश करते हैं कि मरीज का इलाज हो जाए, वो बिना इलाज नहीं रहे। यही पहलू है भैया, बाकी पुण्य वगैरह तो नहीं पता। आयुष्मान कार्ड को लेके प्राइवेट डॉक्टरों ने लूट मचा रखी है इसको लेके, और कई उदाहरण भी सामने आ गए। इसको लेके आप क्या मानते हैं? अब वैसे मैं जहां तक समझता हूं, आयुष्मान की प्रक्रिया अभी इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है कि उसमें ये करना अब असंभव लगता है। सरकार ने जांच भी कराई थी। हाँ, कई डॉक्टरों पे मामले भी दर्ज किए गए हैं। जी। इसीलिए मेरा ये प्रश्न था कि इसके बारे में आपकी क्या मतलब? ये भी अपवाद जैसे ही एक दो लोग हैं, क्योंकि अभी एआई इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। हाँ, उसमें जैसे आप मरीज को भर्ती करते हैं तो तुरंत आपका वो जियो टैग फोटो जाता है, मरीज को एक मैसेज व्हाट्सएप पे जाता है, वहां से फीडबैक कॉल आता है। पर कुछ अपवादी हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। दूसरा, जैसे ये बताया, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि एआई आ गया, सब कुछ आ गया, उधर से तो मीटर चलता, इधर मरीज से भी ले लेते हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कुछ नॉलेज या गलतफहमियां भी हैं। जैसे कि स्कोप ऑफ सर्विसेज होता है, हर हॉस्पिटल में सारे स्कोप ऑफ सर्विस नहीं होते। तो कई बार ये होता है कि मरीज को मेडिसिन के साथ सर्जरी की भी जरूरत है,
सर्जरी का स्कोप ऑफ सर्विस उस हॉस्पिटल में नहीं है, तो सर्जरी का पैसा उससे कई बार ले लेते हैं। लिया जाता है, उसको अच्छा। बता के कि ये सर्विस हमारे आयुष्मान में नहीं है। हम्म। पर अभी सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि ये चीजें करना मुश्किल है। निजी अस्पतालों के बारे में ये भी देखने में आता है कि कोई मरीज का इलाज करा रहे थे परिजन, उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी नहीं देते हैं जब तक कि बिल पूरा जमा नहीं करो। इसके बारे में चूंकि आप भी एक हॉस्पिटल के संचालक हो, क्या करना चाहिए इन लोगों को? क्या ऐसा करना यदि चाहिए? किसी परिजन की मृत्यु हो जाए तो परिवार वैसे ही काफी सदमे और दुख में रहता है। ये करना एकदम अमानवीय है। मैं इसका कहीं सपोर्ट नहीं करता और ये ऐसा कोई खराब आदमी ही कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और ये भी कॉर्पोरेट कल्चर है। एक मानवीय पहलू का कोई भी डॉक्टर ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता। डॉक्टर नूतन राठी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय दिया और अपनी बात पूरी शानदार तरीके से रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।